Hi everyone, welcome to UPSCpedia by anujindal.in. Myself Harneet Singh, your mentor for UPSC Commerce and Management Optional. And आज के सेशन में हम करेंगे ब्रीफली एनालिसिस ऑफ पेपर 1 ऑफ यूपीएससी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल। ठीक है, तो आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक में से आए और क्या लेवल था उन क्वेश्चंस का, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर जंपिंग इनटू क्वेश्चंस, लेट वी सी कि भाई कितना क्वेश्चन कितने पोर्शन में से आया, किस सब्जेक्ट्स में से आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लें, हमारे पास दो सेक्शंस अवेलेबल होते हैं पेपर 1 में, पेपर सेक्शन ए और सेक्शन बी। एंड एवरी वन ऑफ अस नोज दैट कि सेक्शन ए के अंदर हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट आर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग। एंड सेक्शन बी के अंदर हमारे पास होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस। सेक्शन ए के अंदर हमारे पास होते हैं टोटल 4 क्वेश्चंस, राइट। और सिमिलरली सेक्शन बी के अंदर भी होते हैं हमारे पास 4 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन हमारा होता है 50 मार्क्स का। तो टोटल ये हो गया हमारा 200 मार्क्स का, और सिमिलरली ये भी 200 मार्क्स का। अब टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पेपर में, 8 में से हमें सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो जो ये मेरा बना हुआ है ये 8 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इस बार आए 60 मार्क्स के क्वेश्चंस, और कॉस्ट अकाउंटिंग से आए 70 मार्क्स के क्वेश्चन। So here 60 and 70, I mean out of 200 में से 70 मार्क्स से कॉस्ट अकाउंटिंग के थे। और जनरली हमने ये ही पैटर्न देखा है यूपीएससी में भी, कॉमर्स ऑप्शनल में, कि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को और कॉस्ट अकाउंटिंग को पैरेलल लेके चलते हैं, आसपास लेके चलते हैं। 60-70 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है, या तो एक क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ज्यादा हो जाएगा, या तो एक क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग का ज्यादा हो जाएगा। तो सेम पैटर्न हमने इस साल भी देखा 2022 में। फिर आता है हमारा टैक्सेशन, जो कि आया 45 मार्क्स का, ऑडिटिंग 25 मार्क्स का, एज सिमिलर 2 क्वेश्चन, एक 10 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी में था, और एक ऑप्शनल के अंदर था 15 मार्क्स का। ठीक, फिर सेक्शन बी की बात कर लूं तो इसमें हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एफएमआई। एज यूजुअल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस या वेटेज ज्यादा होती है, तो 160 मार्क्स का हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, और 40 मार्क्स का एफएमआई या मैं बोलूं फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस से। ठीक है, देखो ये जानना क्यों जरूरी है, पर्पस क्या रहता है कि उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना स्टडी करें, उसी अकॉर्डिंग। जैसे इधर देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें इन डेप्थ स्टडी की रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू एफएमआई। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी प्रिपरेशन को करें। चलें आगे, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि कितना प्रपोर्शन थ्योरी का आया और कितना प्रपोर्शन न्यूमेरिकल्स आए हमारे, या प्रैक्टिकल्स आए। तो सिमिलरली सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांट दिया मैंने। सेक्शन ए की बात करूं तो हमारे पास जो प्रैक्टिकल आया वो आया, मतलब जो न्यूमेरिकल्स आए वो आए 75 मार्क्स के, और जो हमारी थ्योरी आई 125 मार्क्स की। तो इधर हम अच्छे से देख सकते हैं कि हमारे पास थ्योरी ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल्स या प्रैक्टिकल्स। रीजन आई एम फोकसिंग ऑन इट बिकॉज, क्योंकि बच्चों की हैबिट क्या होती है भाई, कॉमर्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आएंगे, बट यूपीएससी उसमें से प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से भी, न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स में से भी थ्योरी पूछता है, और कम थ्योरी नहीं, 50% से ज्यादा देख पा रहे हैं हम इस बार भी। तो थ्योरी की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रही इस बार भी जितनी पहले थी। तो हमें थ्योरी की प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी। फिर बात कर ले सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में भी यही है कि हमारा 90 मार्क्स का प्रैक्टिकल आया और 110 मार्क्स की थ्योरी आई। ठीक है, मैं फिर बता दूं, ये कंपलसरी और ऑप्शनल, मतलब कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों मिला के बात कर रहा हूं, आउट ऑफ 200 टोटल। फिर रिमाइंड करा दूं, 8 क्वेश्चंस होते हैं, 8 में से आपको सिर्फ 5 करने होते हैं, जिसमें से 2 कंपलसरी होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होते हैं। बाकी सेक्शन ए से 1 करना होता है, सेक्शन बी से 1 करना होता है, फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि कोई भी एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू आर न्यू तो पहले वाली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने पैटर्न वगैरह पूरा एक्सप्लेन किया है, सिलेबस की वीडियो देख लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा किस टाइप के, मतलब
किस टाइप से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं हमें। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो ये था कि भाई कितने थ्योरी आ रही है और किस सब्जेक्ट्स की कितने क्वेश्चंस पूछे गए हमारे पास। ये हो गई क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, इसे स्किप करते हैं, सीधा आते हैं अपने सेक्शन ए की ओर। तो सेक्शन ए के अंदर थे हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स, विच वन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन होता है कि हमें ये अटेम्प्ट करना ही करना होता है। देखो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पेपर बहुत ही इजी बना हुआ था और बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हुए थे। देखेंगे अभी, देखो क्वेश्चन 1 क्या है? व्हाट आर स्वीट इक्विटी शेयर्स, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन दीस शेयर्स बी इश्यूड टू अ कंपनी। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा। कहां से है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर ही हम डिस्कस करते हैं कि स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं सेकंड फर्स्ट का बी पार्ट जिसमें आता है व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड हाउ डज एबीसी सिस्टम सपोर्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। तो ये हमारा आ गया कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग का कहां से? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर से। अगर आप देख पा रहे हो तो डायरेक्टली सिलेबस की जो टर्म्स हैं उन्हीं को उठाया हुआ है, मतलब इसके सब टॉपिक्स के अंदर भी नहीं जा रहा। यूपीएससी डायरेक्टली सिलेबस के अंदर वाली टर्म्स को ही एक्सप्लेन करने के लिए मांगा, और आगे भी हम देखेंगे कि मतलब कितना इजी लेवल का पेपर बना है इस बार। ठीक है, ये थोड़ा वो पोर्शन हो जाता है डायरेक्ट नहीं है जिसको आंसर आपको फ्रेम करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा हूं, थोड़ा बहुत मॉडरेट। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसका सी पार्ट, व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड पूछा गया है एंड स्पेसिफाई द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। तो ये हमारा ऑडिटिंग से हो गया, कंपनी ऑडिट टॉपिक हो गया हमारा। इजी क्वेश्चन है। इफ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों में स्टार्टिंग में व्हाट इज पूछा गया, मतलब डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछे गए, डायरेक्ट टॉपिक्स पूछे गए हैं, क्वेश्चन को घुमाया बिल्कुल भी नहीं गया। ठीक, फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन 1D, एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द बजट फॉर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो किस चैप्टर किस सब्जेक्ट से है ये? कॉस्टिंग में से है, और हमारा जो टॉपिक है वो है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। इजी क्वेश्चन है, स्टेप्स हम सबने पढ़े हुए हैं, तो डायरेक्टली सिर्फ वो ही एक्सप्लेन करने थे हमें। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा फर्स्ट का, ये है अपना state the exceptions to the provision under the Income Tax Act regarding set off of loss from the one source against the income from another source under the same head। कई स्टूडेंट्स को ये टॉपिक टफ लगा होगा, लेकिन जिन्होंने अगर सीरियसली प्रिपेयर किया था तो ये बहुत ही इजी टॉपिक्स है। सिर्फ हमसे पूछा क्या गया है? एक्सेप्शंस, ये याद रखना, एक्सेप्शंस पूछी गई हैं अंडर द सेम हेड। जब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ते हैं, तो ये इनकम टैक्स का टॉपिक हो गया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ते हैं, उसके अंदर जो एक्सेप्शंस होती हैं वो एक्सप्लेन करनी थी, वो भी सिर्फ अंडर द सेम हेड वाली। तो एक हेड का जब हम कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करते हैं दूसरे हेड से, उससे रिलेटेड रूल्स प्रोविजंस नहीं मांगे थे, अंडर द सेम हेड के प्रोविजंस मांगे थे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देख लो, एग्जांपल के तौर पे ये मैंने अपना जो हमने नोट्स में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो स्पेसिफाइड बिजनेस वाला है उसके लॉसेस सिर्फ खुद के साथ ही हो सकते हैं, स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ नहीं हो सकते। सिमिलरली स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉसेस भी खुद के साथ ही सेट ऑफ हो सकते हैं, बाकियों के साथ नहीं हो सकते। ये प्रोविजंस हमने पढ़े थे। सिमिलरली मैंने कैपिटल गेन में भी पढ़ाया था कि भाई जो लॉन्ग टर्म का लॉस होता है वो सिर्फ खुद के साथ सेट ऑफ हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लॉस के साथ नहीं हो सकता। तो ये एक्सेप्शंस पढ़ी थी हमने। देखो शॉर्ट टर्म वाला जो लॉस होता है वो दोनों के साथ सेट ऑफ हो सकता है। शॉर्ट टर्म का लॉस हमारा शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है और लॉन्ग टर्म के साथ भी हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म का सिर्फ लॉन्ग टर्म के ही प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ हो सकता है, राइट। फिर एक और था हमारा, इसमें क्या था, जो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा उसकी बात करी थी। ठीक है, तो बहुत इजी, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी कंसंट्रेशन से पढ़ा होगा तो यू कैन इजिली आंसर दिस। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है हमारा कंपल्सरी क्वेश्चन। अब हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑप्शनल में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी लिमिटेड आर फॉलोज। ए और बी का दे रखा है, अमेलगमेशन का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये हमारा न्यूमेरिकल है 20 मार्क्स का। तो सबसे पहले हमें परचेज कंसीडरेशन निकालनी है और
फिर बनानी है बैलेंस शीट आफ्टर अमेलगमेशन एज एक्सपेक्टेड। कि भाई लास्ट टाइम भी अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने कहा था कि अमेलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों पूछी जाती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हमारे अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर से टॉपिक है। इसको मॉडरेट लेवल क्यों कहेंगे? देखो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ज्यादा कंसंट्रेशन से करना पड़ता है, और एक गलती ही हमारा पूरा क्वेश्चन खराब कर देती है। तो अगर हमने इनिशियल फेजेस पे आंसर के मिस्टेक कर देते हैं तो बाकी का आंसर हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2B। 2B क्या क्वेश्चन है? 2B है हमारा कॉस्टिंग से क्वेश्चन, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग से है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ग्रेट ओशन लिमिटेड इज करंटली बाइंग कंपोनेंट्स फ्रॉम लोकल सप्लायर्स। अच्छा, ये है हमारा कि कंपनी को डिसीजन लेना है। अब डिसीजन में उसके पास ऑप्शन है, या तो वो इंस्टॉल कर ले, मतलब खरीद ले एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन, या तो वो खरीद ले एक ऑटोमेटिक मशीन। सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मशीन, हमें मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज करके देखना है कि भाई उनको ये वाला ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए कंपनी को, या ये वाला ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। जब हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स पहले मतलब अभी 5 लाख यूनिट्स है, उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज हो जाएगी 6 लाख यूनिट्स तक, ठीक है। तो हम इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे, इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे, जो भी हमारी कॉस्ट कम जहां लग रही होगी, जहां ज्यादा कंपनी को बेनिफिट हो रहा होगा, उसको राइट टिक कर देंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया। जो भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, जब हम इस क्वेश्चन पेपर को पूरा आंसर करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो आपको कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। चलिए आगे। तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि न्यूमेरिकल है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन 2C। 2C क्या क्वेश्चन है? 2C क्वेश्चन है व्हाट इज द एनुअल वैल्यू। तो ये कहां से क्वेश्चन हो गया? हमारा टैक्सेशन से। टैक्सेशन में से भी कहां से? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वहां पे आता है ना एनुअल वैल्यू निकालनी होती है हमें हाउस प्रॉपर्टी की। इलस्ट्रेट द प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटिंग द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट थ्रू द प्रीवियस ईयर। तो सब की कंडीशंस नहीं बतानी हमें, सिर्फ उसकी बतानी है जो कि है थ्रू द प्रीवियस ईयर। तो ये इजी क्वेश्चन है हमारा टैक्सेशन से, ठीक है। जैसे हमने इसमें अगर हम करें तो वो भी निकाल के दिखा सकते हैं कि एनुअल वैल्यू निकलती कैसे है। फिर ये हमारे रूल्स आ गए किसके, कि हाउस प्रॉपर्टी जब प्रीवियस ईयर में एनरोल्ड होती है तो उसमें क्या क्या करना होता है। ये होता है ना हमारा, थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं क्या लिखना था, कि जो जीएबी होता है वो हायर ऑफ होता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। और जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होता है वो कैसे निकलता है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू का हायर, राइट। और इस अमाउंट में से स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे, जो लोअर होगा वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव का जो भी हायर होगा दैट विल बी एंड विल बी हमारा, ये मतलब ये रूल्स हो गए, ये हमारी वो हमारी जीएबी हो जाएगा, ठीक। इसको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे जब हम आंसर पूरा सॉल्व करेंगे फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट्स, जब आपको कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ अ फर्म फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द ईयर एंडेड दिस। तो ये हमारी डिटेल्स दे रखी थी एक पर्सन की। ये हमारा इनकम टैक्स से प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम द इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इसके अगर आपको प्रोविजन सारे याद होंगे और आप अप टू डेट होंगे तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। क्वेश्चन टफ नहीं था लेकिन मॉडरेट लिख रहे हैं। क्यों मॉडरेट लिख रहे हैं? क्योंकि प्रोविजन सारे याद रखना और रिकॉल रखना एक बार के लिए मान लेते हैं टफ सब्जेक्ट है। इफ यू आर सीए करके आए हैं तो देन दिस क्वेश्चन विल बी अ इजी पार्ट फॉर यू, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा 3B। ये है एक्सप्लेन द टर्म रेवेन्यू एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। देख लो जो मैं चीज कहता था कि हम जब बोलते थे कि वहां पे पेपर में सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं और हमारे पास 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस जिसे हम बोलते हैं। अब बच्चों की क्वेरीज आती थी कि सर कौन सा छोड़े कौन सा करें, तो मैंने हमेशा बोला है कि भाई दोनों करके जाने हैं, यूपीएससी में हम स्किप नहीं कर सकते, राइट। तो इस बार उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि आपको एएस 9 के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है व्हाट इज रेवेन्यू, वरना वो अगली बार ये भी कर सकते हैं कि साफ साफ लिख दे इंड एएस के अकॉर्डिंग करना है। तो आपको दोनों ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्वेश्चन था। मॉडरेट क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बड़ा पार्ट हो जाता है अगर हम अच्छे से
पढ़ने जाएं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सारों को, तो हमारे पास हर एक के लिए दो दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, एएस और इंड एएस। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड सी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड फीचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सच अकाउंटिंग सिस्टम। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग से, और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्टिंग से, सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जहां हम पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और पेपर इवन हम सिलेबस में, मैंने कहा था ना, सिलेबस से डायरेक्ट पूछे हुए हैं। सिलेबस की हेडिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अगर आप सिलेबस के टॉपिक्स भी पढ़ के जा रहे होंगे ना अच्छे अच्छे से, तब भी आपका हो जाएगा, मतलब तब भी इतना इजी पेपर है। चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ ए, ये द फॉलोइंग डिटेल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ दिस। तो इसमें हमें निकालना था वेरिएंस, तो कॉस्ट अकाउंटिंग से न्यूमेरिकल है फ्रॉम वेरिएंस। इजी न्यूमेरिकल है, ज्यादा टफ नहीं है, बट ठीक है न्यूमेरिकल है तो इसलिए मॉडरेट डाल देते हैं, क्योंकि सॉल्विंग में टाइम लगता है और माइंड कंज्यूम होता है। फिर सेम बात जो मैंने बोली अभी, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस एज अकाउंटिंग। डायरेक्ट सिलेबस की हेडिंग्स में से टॉपिक्स आ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर मिल जाएगा आपको। अगर आप हमारे से एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर मेजरली हमने इसे कवर किया है पूरा विद हेडिंग्स, राइट। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डायरेक्ट, सिंपली कोई घुमाया नहीं है। चलें आगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन फोर्थ सी, डिस्कस द मेजर पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो ऑडिटिंग से, कौन से ऑडिटिंग से? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की ऑडिटिंग से, ठीक है। चले, ये था हमारा सेक्शन ए। आपने भी देखा बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, कुछ घुमाया नहीं गया क्वेश्चंस को। एक दो जगह ही होगा कि जहां पे आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखना है, वरना बाकी डायरेक्ट जगह हमें प्रोविजंस मांगे गए हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन मांगा गया है जिसमें हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी नहीं मेंशन करना, ठीक है। चलिए अब सेक्शन बी की ओर। फिर आता है हमारा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के अंदर हमारे दो चैप्टर, दो सब्जेक्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, तो मैं टॉपिक डिस्कस करता जाऊंगा आपके साथ। चलो, पहला है एक्सप्लेन दी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। पूरा डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का है, हमने रिस्क एंड रिटर्न में भी पढ़ा था इसे, राइट। और फिर हमने कहां पढ़ा था इसे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी इसको पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का काम आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर इसे हमने स्टडी करा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का भी हमारा तरीका, तो हम दोनों पर्सपेक्टिव लिखेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर आंसर होगा। तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा ये, डायरेक्ट की कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता क्या है। नेक्स्ट आता है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 5 रिस्क फेस्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये हमारा हो गया फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। फिर आता है हमारे पास डिस्कस वॉल्टर्स मॉडल ऑफ डिविडेंड डिसीजन। तो ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म से है। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा गया कि वॉल्टर मॉडल को एक्सप्लेन करो, ठीक। फिर आता है डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न इन रिलेशन टू कैपिटल बजटिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैपिटल बजटिंग से है, मॉडरेट क्वेश्चन है क्योंकि डायरेक्ट नहीं है। हमसे पूछा गया कि जब मल्टीपल इंटरेस्ट रेट्स होते हैं तो उससे रिलेटेड डिस्कशन करनी थी, ठीक। फिर हमारा लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। सबसे इजी क्वेश्चन कहां से? इंट्रोडक्शन में से, कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, क्या होता है? मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे ना, प्रॉफिट मेकिंग या मैक्सिमाइजेशन दी शेयर ऑफ होल्डर्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपने रीड आउट भी करा होगा तब भी आप इसे आंसर कर पाओगे। तो ये हमारे नोट से पढ़ रहे हो तो फाइनेंस फंक्शन जो हमारा चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके अंदर ही प्रॉपरली कवर था, ठीक। चले आगे। ये था हमारा सेक्शन बी का कंपलसरी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 3 जो है हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, तो ये 5 तो हमें अटेम्प्ट करने ही करने थे। From the following data, you are required to prepare a balance sheet and a statement of profit and loss। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के मेरे को एक बार के लिए लगा था भाई कि इन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन यहाँ क्यों डाल दिया। मैंने जब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी मैं कहा ये क्या कर दिया इन्होंने, ये घपला तो यूपीएस, मतलब इतनी गड़बड़ तो यूपीएससी करता नहीं। फिर बाद में याद आया, बाद में जब मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ी तो फिर देखा कि ये रेशियो एनालिसिस से उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेशियोज दे रखी हैं जिसके थ्रू में बैलेंस शीट बनानी है।
राइट। तो रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नॉट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इफ यू गो इनटू सिलेबस। ठीक, तो रेशियो एनालिसिस से हमने क्या करना है, एक एक टर्म्स ढूंढती रहनी है और अपनी बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन था, मॉडरेट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सारे फॉर्मुलेज हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज गिविंग। ये हमें कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमें सॉल्व करना है, क्या एस्टिमेट करना है, एक सेकेंड। तो हमें बताना है कि कंपनी को कैसे, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव, जो ऑल्टरनेटिव्स दे रखे हैं इनको इवेल्युएट करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो इनको इवेल्युएट करना है और डिसाइड करना है कि किसके थ्रू कंपनी को फंड रेज करने चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मॉडरेट क्वेश्चन है हमारा ये। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, पूरा डायरेक्टली पूछा गया है कि व्हाट इज मनी मार्केट, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डेवलप्ड मनी मार्केट। तो याद रखना डेवलप्ड मनी मार्केट के एडवांटेजेस या फीचर्स लिखने हैं हमें, नॉर्मल मनी मार्केट के नहीं। चलें आगे। नेक्स्ट आता है कंपनी विशेष टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ 20 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो ये फिर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आ गया है, जिससे हम क्या करेंगे, जो एडिशनल कॉस्ट निकालनी है, जो ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट मांगी गई है हमसे, ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट, वो निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूलाज गिवन इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मॉडरेट क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं इस बार हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। फिर आता है हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द ईयर एंडेड। अच्छा एक चीज देख लो, मैंने अपने वीडियोस में भी कहा था, अगर आप देख रहे होंगे, इवन यूट्यूब पे स्पेसिफिकली इस टॉपिक की वीडियो भी हमने प्रिपेयर करी हुई है, इस टॉपिक की। भाई सब कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट मेथड के तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाते हैं। रिमेंबर ना कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास दो मेथड्स होते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने का, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। सब इनडायरेक्ट मेथड प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हमने 11th 12th में ये पढ़ा होता है। बट हमने हमेशा यूपीएससी में देखा, एक बार फिर पिछली बार भी आया था, पास्ट ईयर्स अगर आपने प्रैक्टिस करे हो तो उन्होंने हमेशा बोला है कि भाई डायरेक्ट मेथड के थ्रू निकाल के दिखाना है। डायरेक्ट मेथड में होता क्या था कि भाई जो भी हमारा ऑपरेटिंग वो निकलेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें हम डायरेक्टली प्लस माइनस करेंगे, इनफ्लो हो रहा है तो प्लस, आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस। ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट मेथड में होता था कि जिसमें से हम अब नेट प्रॉफिट्स में से सब्ट्रैक्ट और लेस करते थे और वर्किंग कैपिटल चेंज वगैरह करते थे। राइट, बहुत इजी क्वेश्चन मानूंगा इसे मैं। क्यों इजी मानूंगा? क्योंकि अगर आप यूपीएससी देने जा रहे हो, आपने डेफिनेटली पास्ट एनालिसिस करा होगा और उन्होंने डायरेक्ट मेथड पूछा है और इजी क्वेश्चंस में आता है ये अगर आपकी गलती है अगर आप डायरेक्ट मेथड नहीं पढ़ के जा रहे हो तो। ठीक, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से डायरेक्ट, और टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सिंपल क्वेश्चन जिसमें हमें मर्जर्स, एक्विजिशन, एमलगमेशंस, जॉइंट वेंचर्स, ये टेक्निक हो गई, इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना था। तो इजी क्वेश्चन है हमारा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में से। ठीक, लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हमारा कैलकुलेट करना था ऑपरेटिंग पीरियड। तो ये हमारा किधर से हुआ, किस चैप्टर में से हुआ ये क्वेश्चन? ये हुआ हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमने सीखा था कि ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है हमारा, डिटेल्स दे रखी है, हमें ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास डिस्कस द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसको मैं थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन कहूंगा, एफएमआई से रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखो, जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू दोगे, मतलब आप आंसर लिखोगे रोल्स में, तो उसमें मार्क्स कम कटने के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल्स। लास्ट वन इज दी एक्सप्लेन द आर्बिट्राज प्रोसेस एज पर एमएम मॉडल। तो आर्बिट्राज प्रोसेस पूछा गया, सिंपली सब टॉपिक्स है एमएम मॉडल्स में। कौन से चैप्टर में हमारा ये डिविडेंड डिसीजंस एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो आर्बिट्रेज प्रोसेस होता है उसके कारण एमएम मॉडल वर्क करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक्सप्लेन कर देना था।
ठीक है, तो इसे मैं इजी कंसिडर करूंगा। समझ आ गया? तो ओवरऑल मैं देखूं तो पेपर हमारा ज्यादा टफ नहीं बना हुआ था, इजी पेपर था। अगर आप अच्छे से वेल स्टडी करके गए होगे, रिवीजन करके गए होगे, तो बहुत अच्छा स्कोर करने के हमारे पास ऑप्शंस थे। एक भी क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी नहीं था जो बहुत घूम के आया हो। इवन क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली देखने को मिले कि हाँ, अगर हम पढ़ के गए होंगे तो डायरेक्टली वो हो रहे हैं, सामने क्वेश्चन बता रहा है कि हाँ मेरे को ये चाहिए। ठीक, समझ आ गया? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी, मतलब इंडिविजुअल पर्सनली भी और इन ग्रुप पे भी, जहां मर्जी आप हमसे डाउट्स ले सकते हैं, वी विल रिजॉल्व इट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू hit the like button and subscribe the channel. Bye bye, take care, see you soon.